नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। इससे पहले हम मौर्यकालीन प्रशासन को पढ़ चुके थे 3 भागों में, जिसमें हमने केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और उनकी न्याय व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और सैन्य व्यवस्था को पढ़ा था। इससे पहले हम मौर्यन एम्पायर के पॉलिटिकल एक्सपेंशन को देख चुके हैं कि इतना बड़ा जो इनका एम्पायर है, जो इतना बड़ा क्षेत्र उन्होंने बनाया है, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त बने, अशोक बने, और उन्होंने इतना बड़ा जो एम्पायर था वो इसीलिए संगठित रख सके क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग थी, बहुत मजबूत थी, अच्छा प्रशासन था, केंद्रीय प्रशासन काफ़ी उनका जटिल था। और इनकी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसमें 2 विशेषताएं मिलती हैं, 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली तो ये कि इनकी अर्थव्यवस्था पर राज्य द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण था। दूसरा, विभिन्न आर्थिक स्रोतों से राजस्व संग्रह किया जाता था, यानी कि जो इकोनॉमी थी वो डायरेक्टली अंडर स्टेट कंट्रोल थी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, बहुत सारे डिफरेंट रिसोर्सेज थे जहां से इनको रेवेन्यू कलेक्शन जहां से होता था। तो उसमें सबसे प्रमुख अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था इनकी आधारित थी कृषि के ऊपर, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी, और इन तीनों को मिलाकर कौटिल्य ने वार्ता कहा है। तो ये जो वार्ता है ये कौटिल्य ने बोला है कि शूद्र वर्ण की सामान्य वृत्ति है, और इस तरह से हमको पता चलता है कि कौटिल्य ने शूद्रों के लिए कृषि, वाणिज्य और पशुपालन तीनों ही इसकी अनुमति दे रखी थी। मौर्यकालीन समाज में सबसे अधिक संख्या कृषकों की ही थी, और हमने अपने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि किस तरह से जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें बहुत बड़ी उसकी सेना है चंद्रगुप्त मौर्य की। 6 लाख का विवरण देते हैं हमको यूनानी, और ऐसा भी बताते हैं कि जो सैनिकों की संख्या है वो कृषकों के बाद सबसे ज़्यादा है। तो यानी कि कृषकों की संख्या जो थी वो सैनिकों से अधिक थी, और इस काल में ही प्रथम बार भारत की दोनों नदी व्यवस्थाओं को सिंचित क्षेत्र राजनीतिक प्रभुत्व में आ गए। ये दोनों नदी व्यवस्था कौन कौन सी हैं? एक तो गंगा नदी व्यवस्था की बात कर रहा है, यानी कि गंगा रिवर सिस्टम की बात कर रहा है ये, और दूसरा है सिंधु नदी इंडस रिवर सिस्टम जो है। अब ये दोनों के दोनों जो नदी के जो क्षेत्र हैं, जो इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें एग्रीकल्चर बहुत अलग अलग तरीके से होता है, और ये अभी तक ऐसा नहीं हुआ था भारतीय इतिहास में कि दोनों के दोनों क्षेत्र एक ही राजनीतिक प्रभुत्व के अधीन आ जाए, यानी कि कोई एक पॉलिटिकल पावर इन दोनों को यूनाइट कर दे। ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। जब हम बात करते हैं नंद वंश की भी, तो नंद वंश के अधीन जो हमारा सिंध क्षेत्र है वो नहीं आया था। तो यहाँ से दोनों के दोनों नदी क्षेत्र एक ही राजनीतिक प्रभुत्व में आ गए। इसकी वजह से इनको और ज़्यादा इनकी जो कृषि है, जो इनका इकोनॉमी है और जो इनका ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मैगस्थनीज ने लिखा है कि क्योंकि यहाँ पे वर्ष में 2 बार वर्षा होती है, इसलिए यहाँ के किसान वर्ष में 2 फसलें पैदा करते हैं। ऐसा विवरण हमको मैगस्थनीज देता है, लेकिन इसी के विपरीत हमको विवरण मिलता है कौटिल्य से। कौटिल्य कहता है वर्ष में यहाँ पे 3 फसलें पैदा होती हैं। तो यहाँ से प्रश्न भी बन जाता है कई बार, क्योंकि ये जो विवरण है मैगस्थनीज और कौटिल्य के, ये आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा आपको चेंज मिलेंगे, और एकदम मतलब समान रूप से किसी एक विषय के ऊपर दोनों नहीं बोल रहे हैं। और यहाँ से प्रश्न नेट में ज़रूर बनता ही बनता है, और कई बार यूपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। कौटिल्य ने चावल की फसल को सर्वोत्तम माना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उसने ईख की फसल को निकृष्टम माना है। और यहाँ से प्रश्न एकदम सीधा वन लाइनर बनता है कि कौटिल्य ने कौन सी फसल को सबसे उच्च माना है। और ये उच्च मानने का रीज़न ये नहीं है कि उसकी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है राइस की, बल्कि रीज़न ये है कि वो क्योंकि मगध जो है वो सेंट्रल उनके एम्पायर का मतलब एक तरह से राजधानी है जहाँ पे वो निवास कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो मगध में रहते हैं। मगध को अगर हम देखें तो आधुनिक भारत में अगर हम तुलना करें तो बिहार और बंगाल का क्षेत्र है, और वहाँ पे आज भी आप देखें तो चावल बहुत अच्छी क्वालिटी का पैदा किया जाता है। तो इसलिए उसने चावल की फसल को सर्वोत्तम माना है। और कृषि कर्म में हमको यहाँ से दासों को वृहद स्तर पर लगाए जाने का प्रमाण मिलता है इसी काल में। हालांकि जो दास हैं इनको कृषि कर्म में बौद्ध काल में लगाया जाना शुरू कर दिया गया था, लेकिन वृहद स्तर पर लगाए जाने का प्रमाण हमको इसी काल में मिलता है। और जब आपको याद होगा हमने जब बात की थी कलिंग युद्ध की, अशोक के कलिंग युद्ध में किस तरह से उसने 1.5 लाख बंदी बनाए, और रोमिला थापर मैम बोलती भी हैं कि ये जो बंदी बनाए गए हैं इनको दास की तरह से क्षेत्र को समतल करने और कृषि कर्म को बढ़ाने के लिए लगा दिया गया। तो इस तरह से हमको ये पता चलता है कि वृहद स्तर पर लगाए जाने का जो प्रमाण है कृषि में दासों को, वो इसी काल में मिलता है। भूमि और भू स्वामित्व की बहुत ज़्यादा चर्चा चलती रहती है हमेशा। सल्तनत कालीन इतिहास पे भी मैंने जब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था और लैंड रिफॉर्म्स हमने देखे थे, तो उसमें भी यही सबसे बड़ी डिबेट थी कि जो भूमि है
उसका स्वामी कौन है? उसका स्वामी सम्राट है, राजा है, या जो कृषक है, जो किसान वहाँ पे खेती कर रहा है, वो उसका स्वामी है। तो इसके लिए अगर हम देखें तो जितने भी हमको विदेशी विवरण मिलते हैं या जितने विदेशी यात्री आते हैं वो हमेशा यही विवरण देते हैं कि संपूर्ण भूमि सम्राट की है। तो इसी तरह से मैगस्थनीज के विवरण के आधार पर डियोडोरस और स्ट्रैबो ने भी सम्राट को ही संपूर्ण भूमि का स्वामी माना है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ी सी गहराई से अगर हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं, तो हमको दिखता है कि व्यावहारिक रूप से भूमि पर अधिकार जो है वो राजा और कृषक दोनों का था। अर्थशास्त्र में भी हमको स्पष्ट रूप से निजी भूमि और राजकीय स्वामित्व वाली भूमि का पृथक पृथक विवरण मिलता है। मतलब इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि दो तरह की भूमियाँ हुआ करती हैं। एक तो वो जो राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, राजकीय भूमि है, जिसकी आय जो है वो राजकीय कोष में जाती है, और दूसरी भूमि वो जिसमें जो निजी किसान है वो अपने खेती करता है और जो भू राजस्व है वो जमा करके बाकी स्वामित्व जो है भूमि का उसी का होता है। तो राजकीय भूमि के ऊपर कृषि किस तरह से होती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो राजकीय भूमि और उससे प्राप्त जो आय है उसको सीता कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्थशास्त्र में हल से जोत कर पैदा किए गए पदार्थ को सीता कहा गया है, इसलिए जो आय हुई इसको राजकीय भूमि से इसको बोला गया सीता। और आपको याद होगा हमने एक अध्यक्ष की बात की थी जिसका नाम था सीता अध्यक्ष। तो सीता अध्यक्ष इसीलिए है क्योंकि वो राजकीय भूमि का अध्यक्ष है। अब भूमि में दो प्रकार से कृषि करने के लिए श्रमिक नियुक्त किए जाते थे। अब क्योंकि वो राजकीय भूमि है तो राजा के सैनिक तो जाके वहाँ पे कृषि करेंगे नहीं, उनका काम तो युद्धों में लड़ना है, तो किसान तो चाहिए। तो कृषि करने के लिए कृषकों को नियुक्त किया जाता था और उनसे दो तरह से शर्त लगाई जाती थी। पहला तो ये जो अर्धास्तिक होते थे, यानी कि जिनके पास खुद के बैल हैं, खुद के साधन हैं, सारे ऑल सोर्सेस खुद के हैं उनके पास, और बीज वगैरह वो खरीद के अपना खेत वेत जोत के और सिंचाई करके वो वहाँ पे खेती कर सकते हैं। तो इनको बोला जाता था कि आप ज़मीन लीजिए राजा की और उस पर खेती करिए अपने साधनों से, जितनी उपज होती है उसका 50% जो है वो राज्य में चला जाएगा और 50% आप रख लेंगे, यानी कि आधा आधा हिस्सा बढ़ जाता था, हिस्से बाँट हो जाती थी। इसीलिए इसको अर्धास्तिक बोला गया है और इस पूरी पद्धति को बोला गया है अर्धबटैया। दूसरे होते हैं स्ववीर्य जीवी। ये वीर्य जीवी जो हैं ये वो हैं जिनके पास खुद के साधन नहीं है, खुद के बैल वैल नहीं है, सिंचाई नहीं कर सकते खुद से। तो इनको जो राजकीय भूमि दी गई है खेती करने के लिए, इनसे बोला गया आप राजकीय भूमि भी रखिए और राजकीय साधन भी इस्तेमाल कर लीजिए, प्रयोग कर लीजिए, राजकीय बैल या कुछ सहायता दे दी गई। लेकिन जो उपज होगी उसका 3/4 हिस्सा राजा के पास आएगा, राज्य के पास आएगा, और 1/4 आपके पास रहेगा। यानी कि जो खुद के साधन अगर लेके आ रहे हैं तो आधा भूरा जितनी उपज है उसका आधा खुद रखेंगे, अर्धास्तिक कहलाएंगे। खुद के बैल और खुद के साधन नहीं है तो 1/4 उपज का हिस्सा खुद रखेंगे और ये स्ववीर्य जीवी कहलाएंगे। इसके बाद आते हैं हम निजी भूमि पे। अर्थशास्त्र में भूस्वामी को क्षेत्रक कहा गया है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे भूस्वामी भी मिल गया, इसलिए हमको क्लियर हो जाता है कि निजी भूमि भी हुआ करती थी। और यदि किसान अपनी स्वयं की भूमि पर खेती करने में समर्थ होता था तो उस पर खेती करने के लिए वो काश्तकार को लगा देता था। अर्थशास्त्र में इस व्यवस्था को उपवास या उपवश कहा गया है और निजी भूमि से प्राप्त आय को भाग कहा गया है, और इसी वजह से इसको देना है भू राजस्व। और इसी काल में हम पहली बार देखते हैं कि भू राजस्व की एक प्रणाली बनाई गई है, एक निश्चित रूपरेखा तैयार की गई है भू राजस्व की, और इसको राज्य के प्रमुख आय के स्रोत में समझा गया है। उपज का 1/6 भाग लगान के रूप में लिया जाता था, लेकिन मैगस्थनीज के विवरण के आधार पर डियोडोरस और स्ट्रैबो के अनुसार किसानों को मिस्थौस नामक एक कर देना होता था और इसके अतिरिक्त 1/4 भाग कर के रूप में वो देते थे। तो ये थोड़े से अलग अलग विवरण है। और अगर हम देखें अशोक के रुमिंदई अभिलेख तो उसमें हमको केवल 2 करों का उल्लेख मिलता है, जो है बलि और भाग। जो भाग है ये भू राजस्व है और जो बलि है ये एक धार्मिक कर है। तो इस तरह से हमको इनके थोड़े से कर व्यवस्था जो थी किस तरह से थी, जो भू राजस्व व्यवस्था थी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सटीक जानकारी तो नहीं मिल पाती, लेकिन हमको मोटे मोटे तौर पे समझ में आ जाता है कि भू राजस्व प्रणाली वहाँ पे विद्यमान थी और उसको बहुत अच्छे से
लगाया भी जाता था, क्योंकि जब हमने इनके प्रशासन पढ़े थे तो उसमें हमने बहुत सारे ऐसे अधिकारियों के नाम देखे जो भू राजस्व संग्रह किया करते थे और राजकीय कोष में जमा कराते थे। कौटिल्य ने विवरण दिया, जिस इलाके में कभी कृषि कर्म नहीं हुआ ऐसे स्थानों पर ही जनपद निवेश होगा। ऐसा उसने इसलिए बोला कि जिससे से अधिक इलाके जो है वो कृषि के अधीन लेके आए जा सकें और अर्थव्यवस्था के हिस्सा बन सकें। तो जनपद निवेश के अधिकांश निवासी जो है वो शूद्र वर्ण के कृषक थे, इसीलिए उसने शूद्रों को भी अनुमति दी कि वो कृषि कर्म कर सकें और अधिक से अधिक इलाकों को कृषि के अधीन लेके आ सकें। अर्थशास्त्र में अधिक उत्पादन हेतु बीजों के निर्माण की विधि भी बताई गई है। मैगस्थनीज ने लिखा है कि भारत में कभी अकाल नहीं पड़ा और खाद्यान्न कभी महंगा नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैगस्थनीज का जो स्टेटमेंट है इसके विपरीत हमको बहुत सारे तथ्य मिलते हैं, बहुत सारे हमको स्रोत मिलते हैं। जैसे अर्थशास्त्र में और मौर्यकालीन अभिलेखों में अकाल पड़ने तथा राज्य द्वारा तत्कालीन राहत प्रबंध के उपायों की भी चर्चा मिलती है हमको। तो मौर्यकालीन अभिलेख कौन से हैं जिसमें हमको ये पता चलता है कि वहाँ पे अकाल पड़ा था? एक तो सौगोरा का है, दूसरा महास्थान, इसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और अर्थशास्त्र में भी हमको इसके ऐसे उपाय मिलते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हो जाता है आपके यूपीएससी और नेट के लिए, क्योंकि यहाँ से मैगस्थनीज कुछ और बोल रहा है लेकिन एक्चुअल हुआ कुछ और है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित भूमियों के प्रकार, कुछ 6 तरह की भूमि उल्लिखित हैं। पहली है क्रस्ट। क्रस्ट मतलब जहाँ पे जुताई हो चुकी है, यानी कि जुती हुई भूमि। अक्रस्ट मतलब जहाँ पे जुताई अभी नहीं हुई है, यानी कि बिना जुती हुई भूमि, जुताई नहीं हुई है। स्थल जो है वो है ऊंची भूमि, कुछ पठारी टाइप की रही होगी, ऊंची भूमि। और फिर है देवमात्रक। देवमात्रक वो है जहाँ पे सिर्फ वर्षा द्वारा खेती हो सकती है, मतलब ये वर्षा पे निर्भर है खेती, और इसीलिए इसको देवमात्रक बोला गया है, वर्षा पर निर्भर। इसके अलावा है अदेव मात्रक। अदेव मात्रक वो है जिसमें जो वर्षा पे निर्भर नहीं है, जहाँ पे वो भूमि जो बिना वर्षा के भी अच्छी खेती जहाँ पे हो सकती है, यानी कि ये भूमि पर बल देते हुए कौटिल्य ने कृत्रिम सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के लिए भी बोला है। तो यहाँ पे ये वैसी भूमि है जहाँ पे वर्षा की ज़रूरत नहीं है, बिना वर्षा के भी आप खेती कर सकते हैं, अच्छी खेती कर सकते हैं। और यहीं पे कौटिल्य ने ये बोला है कि आपको सिंचाई व्यवस्था अच्छी बनानी चाहिए। तो आगे चल के हम इनकी सिंचाई व्यवस्था भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं विविध कौन सी है। विविध जो है ये वो भूमि है जहाँ चारागाह बने, चारागाह यानी कि एक ग्रीन ग्रासलैंड भी बोल सकते हैं आप, चारागाह। तो ये 6 तरह की भूमियाँ हैं, कई बार पूछी आती हैं एग्जाम में, क्रस्ट, अक्रस्ट, स्थल, देवमात्रक। हालांकि इसमें से देवमात्रक और अदेवमात्रक ये 2 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, बाकी आपको नहीं भी याद होंगी तो चलेगा, लेकिन ये दोनों ज़रूर याद रखिए। देवमात्रक जो वर्षा पर निर्भर है, अदेवमात्रक जहाँ पे बिना वर्षा के भी खेती हो सकती है। अब क्योंकि कौटिल्य ने बोला है सिंचाई व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तो सिंचाई व्यवस्था के ऊपर बहुत सारे हमको स्रोत मिलते हैं। मैगस्थनीज भी बोलता है, उसके अनुसार एग्रोनोमी नामक एक अधिकारी है जो सिंचाई व्यवस्था के लिए उत्तरदायी था। और ये एग्रोनोमी कौन है, इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी। एग्रोनोमी जो है अशोक के अभिलेखों में जो अधिकारी राजुक है या रज्जुक है, उसको एग्रोनोमी बोला गया है, और ये जिले का एक अधिकारी भी है। अर्थशास्त्र में सिंचाई के विषय को सेतु कहकर संबोधित किया गया है। तो सिंचाई के विषय को अलग से एक नाम दिया है, इसका मतलब सिंचाई का कहीं ना कहीं महत्व तो था। सिंचाई व्यवस्था 2 प्रकार की थी, सहोदय सेतु और आहार्योदक सेतु। ये सहोदय सेतु क्या है? सहोदय सेतु वो है जो नेचुरल है, यानी कि प्राकृतिक स्रोतों से अगर सिंचाई हो रही है, प्राकृतिक स्रोतों से अगर सिंचाई हो रही है तो उसको बोला गया है सहोदय सेतु। आहार्योदक सेतु वो है जहाँ पे आवश्यक जल कृत्रिम उपाय द्वारा अन्य स्थान से लाकर सिंचाई की गई हो, यानी कि जैसे आपने कहीं पे नहर बना दी या कुएं खोदे, तालाब खोद दिए, वहाँ से पानी निकालकर सिंचाई कर रहे हैं, तो इसको बोला गया है आहार्योदक सेतु। उत्भाग क्या है? कृषकों से सिंचाई प्रबंध करने पर राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर है। तो ये क्योंकि सिंचाई व्यवस्था बनाई है तो राजा ने बनाई है, राज्य ने बनाई है, तो इसलिए किसानों से वो कर लेते थे। जो किसान इस
उनकी सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग कर रहे हैं उनसे कर लिया जाता था। तो इस तरह से कर हमने एक सल्तनत कालीन इतिहास में भी देखा है, फिरोज शाह तुगलक के समय में। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में उस कर का क्या नाम है। और ये उदक भाग जो है ये उसी कर को कहते हैं जो सल्तनत कालीन इतिहास में हमने पढ़ा था, जब वाटर टैक्स लिया था, इरिगेशन टैक्स लिया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये जो कर था ये 1/5 से लेके 1/3 तक लिया जाता था। तो इस प्रकार अगर हम भूमि कर को यानी भू राजस्व को अगर मिला दें 1/6 और इसको, तो इसको अगर दोनों को मिला दें तो जो किसान अपनी भूमि पर राज्य द्वारा सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग करके खेती कर रहे हैं उनका करीब करीब उनको 1/2 यानी कि उपज का आधा हिस्सा जो है वो भू राजस्व की तरह देना पड़ता था या कर के रूप में देना पड़ता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील का निर्माण मौर्यों की वृहद सिंचाई परियोजना का प्रमाण है और अशोक के समय इस झील से अनेक नहरें निकाली गईं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये सुदर्शन झील है कहाँ पे? ये सुदर्शन झील है गुजरात में। गुजरात में सुदर्शन झील और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चल के हम इसके ऊपर बहुत अलग से एक बार चर्चा भी करेंगे। कर सूची पहले देख लेते हैं। बहुत सारे करों का उल्लेख हमको मिलता है इसमें, अर्थशास्त्र में करीब करीब 22 करों का उल्लेख हमको मिलता है। सीता, मैं बता चुका हूँ पहले ही, राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय है वो सीता है। भाग निजी भूमि से वसूला गया भू राजस्व है। बलि जो है ये धार्मिक भेंट के रूप में लिया गया कर है, बलि, और इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। विष्टि बेगार यानी कि निःशुल्क श्रम। निःशुल्क श्रम का अर्थ है, इसका मतलब बेगारी वहाँ पे थी। और अर्थशास्त्र में इसी का सर्वप्रथम उल्लेख हमको मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख हमको अर्थशास्त्र में किस कर का मिलता है? विष्टि का मिलता है। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, इम्पॉर्टेंट है ये। हिरण्य नगद रूप से लिया जाने वाला कर। प्रणय आपातकालीन कर। अब ये जो प्रणय आपातकालीन कर है इससे हमको समझ में आता है कुछ ना कुछ, अगर कुछ ऐसी अनदेखी हो जाए या कुछ अनदेखा अनहोनी हो जाए तो उसके लिए कर की एक व्यवस्था थी। लेकिन इस कर को पूरे अपने टेन्योर में, अपने पूरे जो राजा अपना पूरा राज्य कर रहा है उस पूरे अपने टेन्योर में उसको वो केवल एक बार लगा सकता था, ऐसा भी अर्थशास्त्र में दिया हुआ है। पिंड कर संपूर्ण गांव पर सामूहिक रूप से लगाया गया कर है। पथिक कर समाहर्ता द्वारा गांव से वसूला जाने वाला अतिरिक्त कर है। अब ये बहुत सारे कर हैं, आपको सारे तो याद नहीं हो पाएंगे, और भी हैं, आगे मैंने लिस्ट बनाई हुई है पूरी, नोट डाउन कर लीजिए आप। लेकिन मैक्सिमम इसमें कोशिश कीजिए याद करने की। प्रणय, हिरण्य, सीता, भाग, बलि, विष्टि। इसके अलावा अब इसमें जैसे विविध है, विविध तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि विविध हमने पहले पढ़ी कौन सी भूमि है? चारागाह की भूमि है। तो इसमें क्या होगा? पशुओं की रक्षा के लिए वसूला जाने वाला कर जो है वो विविध हो गया। सेना भक्तम, वर्ड से ही समझ में आ जाएगा कि सेना के गुजरने वाले क्षेत्रों से लिया जाने वाला कर, यानी कि जहाँ पे सेना गुजर रही जिस क्षेत्र से, अब सेना अपने साथ इतना सारा राशन तो लेके जाएगी नहीं उठा के, तो जो गांव पे जहाँ पे वो डेरा डालेंगे वो जो गांव है वो सेना को राशन मुहैया कराएगा, यानी कि चावल, आटा, दाल जो भी इनको देना है, तेल वेल, वो उनको देगा। तो इसको सेना भक्तम कहा गया है। परिहीनक, राजकीय भूमि पर पशुओं द्वारा हानि पहुँचाने पर, यानी कि अगर कोई राजकीय भूमि है जहाँ पे खेती वेती होती है और किसी किसान के जिसकी खुद की निजी भूमि है उसके खुद के पशु राजकीय भूमि में चले गए और वहाँ पे उन्होंने उत्पात मचा दिया या खेत उजाड़ दिया, कुछ कर दिया, तो एक तरह का ये कर तो नहीं है, एक तरह से ये फाइन है, जुर्माना है। तो इसमें जो कर दिए हुए हैं अर्थशास्त्र में उसमें बहुत सारे जुर्माने भी हैं जिसको कर के रूप में ही समझा दिया गया है। रज्जु सर्प, भूमि मापन के समय लिया जाने वाला। पार्श्व, व्यापारी द्वारा अधिक लाभ प्राप्त होने पर वसूला जाने वाला, यानी कि अगर मान लीजिए व्यापारी का नॉर्मल 200 रुपये का लाभ होता है लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसका अचानक से 2000 रुपये का लाभ हो गया, तो जो अतिरिक्त उसका लाभ हुआ है उसके ऊपर ये कर है। तरदे, पुल पार करने पर। पुल पार करने पर आज भी हम जैसे देखते हैं बहुत सारे ऐसे ब्रिजेस बने होते, फ्लाईओवर हैं जिनको हम जब पार करते हैं तो टोल टैक्स देते हैं, तो उस तरह का ही है ये। सेतु, सेतु जो है ये है फल, फूल और सब्जियों पर लिया जाने वाला कर। प्रवेश है आयात कर, इंपोर्ट टैक्स, जो कि हमारा है कितना 1/5, यानी कि 20% करीब करीब इंपोर्ट टैक्स लगता था, जिसको हम अगर हम देखें तो इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी आज भी देते हैं, तो उस तरह का ये प्रवेश है, नाम से समझ में आता है प्रवेश मतलब कुछ ना कुछ आने वाला है उसके ऊपर है।
दार दे आयातित वस्तु पर अतिरिक्त व्यापार कर प्रवेश्य का 1/5। मतलब जितना हमने इम्पोर्ट टैक्स दिया उसके ऊपर एक तरह से हम इसको अगर हम तुलना करें मॉडर्न टैक्सेशन से तो ये सेस है। शुल्क जो है सीमा शुल्क है, निष्क्रम्य निर्यात कर एक्सपोर्ट टैक्स, अगर आप कोई किसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स देना है। वर्तनी व्यापारिक मार्गों के प्रयोग पर लिया जाने वाला कर। अब व्यापारिक मार्ग हैं बहुत सारे, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे। व्यापारिक 4 मार्ग हैं अच्छे, उसके ऊपर बहुत काफ़ी रोचक तत्व मैं बताऊंगा आपको। उसके अलावा है भय प्रतिकार व्यय, यानी वस्तु बीमा का प्रीमियम, यानी कि अगर आपने कोई बीमा कराया, मतलब यहाँ पे इंश्योरेंस सिस्टम भी मौजूद था। एक जगह से दूसरी जगह वस्तु भेजते होंगे तो इसमें हुंडी सिस्टम भी था और इंश्योरेंस सिस्टम भी था। जुए के खेल पर राज्य का नियंत्रण था और राज्य जीते हुए धन का 5% कर लेता था। वैश्याओं से लिया जाने वाला कर उनके महीने भर की आय के 2 दिन के बराबर होता था, यानी कि जो प्रोस्टिट्यूशन था और जो गैम्बलिंग था उसको राजकीय संरक्षण मिला हुआ था और वो राजकीय संरक्षण के अंतर्गत ही उनका अपना बिजनेस करते थे और टैक्स भी जमा करते थे। कुछ देशों के साथ आयात कर में रियायत दी जाती थी जिसको देशोपकार कहते हैं। जैसे आज भी अगर हम देखें तो कुछ हमारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके साथ हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो बिज़नेस करते हैं उस पर हम टैक्स में बहुत ज़्यादा छूट दिए रहते हैं। तो इसी तरह की व्यवस्था तब भी थी, उसको देशोपकार कहा जाता था। ये महत्वपूर्ण है, कहा क्या जाता था क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमारे लिए। शिल्प और उद्योग धंधे देखते हैं इनके। सबसे पहला प्रमुख है वस्त्र उद्योग और इस काल में सबसे प्रधान उद्योग सूत काटने और बुनने का था। सूत्राध्यक्ष हमने बात भी की है इसके अधिकारी की, जो सूत उत्पादन की व्यवस्था के साथ साथ श्रमिकों की नियुक्ति भी करता था। सर्वोत्कृष्ट सूती वस्त्र शिवी था। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो सूती वस्त्र है वो है शिवी। श्वेत और चिकना वस्त्र जिसका निर्माण पेड़ों की छाल से होता था इसको टुकूल कहते थे। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, पेड़ों की छाल से वस्त्र निर्माण जो होता था उसको क्या कहा जाता था। शौम और कौसे ये रेशमी वस्त्र थे। ऊनी वस्त्रों की कई किस्में अर्थशास्त्र में बताई गई हैं, जैसे वारवाण, कौचपक और वर्णक। ये ऊनी वस्त्र भी थे, यानी कि इस समय हमको कई तरह के वस्त्र निर्माण देखने को मिल रहे हैं, सूती से लेके ऊनी तक, जिसमें रेशमी भी है। हालांकि इसमें मैं एक नाम लिखना भूल गया हूँ, आगे चल के उसकी चर्चा भी करूँगा। चीनी पट्ट है जो कि रेशम है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का रेशम है, बट वो चाइना से इंपोर्ट किया जाता था। खान यानी कि माइनिंग, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उल्लेख किया है अर्थशास्त्र में, इसको बहुत ही अच्छा सोर्स बताया है रेवेन्यू का। इसको राजकीय कोष का प्रधान स्रोत कौटिल्य ने बताया है, इसलिए कौटिल्य ने समस्त खानों तथा खनिज पदार्थों और वन संपदा को राज्य के एकाधिकार में रखने का प्रावधान किया है। समुद्री और भूमिगत दोनों खानों का वर्णन किया गया है। राजा की अनुमति के बिना खान से निकाली धातुओं का प्रयोग करने पर 600 पर्ण का जुर्माना लगाया जाता था। तो इससे समझ में आ जाता है कि जो माइनिंग थी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, उनके इकोनॉमिक वेलनेस के लिए, और उनकी आर्थिक जो मजबूती है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती थी, उनका जो राजकीय कोष है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था। इसीलिए इतना बड़ा टैक्स लगाया गया, जुर्माना लगाया गया, फाइन लगाया गया अगर कोई राजा की अनुमति के बिना खान से कुछ धातु को निकालता है। हमको एक नाम भी आया था आकरा अध्यक्ष, इसके ऊपर हमने बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि खनिज संपदा का जो अधिकारी है, खनिज संपदा को निकालने और उपयुक्त कर्मशाला में भेजने का अधिकारी है। तो मतलब ये निकलवा भी रहा है अपने उसमें सुपरविजन में, और उसको किस कर्मशाला में भेजना है उसका भी ये निरीक्षण कर रहा है। अन्य उद्योग धंधे जैसे हाथी दांत का उद्योग है, ये भी काफ़ी विकसित था, जिसका मुख्य केंद्र काशी माना गया है। लौह उद्योग भी विकसित अवस्था में था। यूनानी लेखक कर्टियस ने श्वेत लौह से बनी तलवारों का उल्लेख किया है। तो ये सारे प्रूफ हैं जिससे पता चलता है कि किस किस तरह के धंधे मौजूद थे। चर्म उद्योग भी अपनी उन्नति पर था, क्योंकि एरियन ने भारतीयों द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का उल्लेख किया है। तो ये कर्टियस लोहे से संबंधित हो गया, एरियन आपका चर्म उद्योग से हो गया। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय यज्ञ के अतिरिक्त कभी मदिरा नहीं पीते थे, लेकिन अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है इस काल में मदिरा का व्यवसाय उन्नत अवस्था में था। कौटिल्य ने 6 प्रकार की शराब का उल्लेख किया है। मेदक, प्रसन्न, आसव, मधु कुछ नाम है इनके। तो
अब यहाँ से फिर से हमको जो मैगस्थनीज का विवरण है वो विपरीत दिख जाता है कौटिल्य के विवरण से। मैगस्थनीज बोलता है कि यज्ञ के अलावा कभी शराब नहीं पीते थे भारतीय, लेकिन कौटिल्य मदिरा को एक मुख्य आय के स्रोत में देखता है, राजकीय आय के स्रोत में देखता है। और वो ये कहता है कौटिल्य कि जो मदिरा का जो व्यवसाय है वो निजी नहीं होना चाहिए, ये हमेशा राजकीय संरक्षण के अंतर्गत ही रहना चाहिए और इसके ऊपर राजा की या राज्य की प्रत्यक्ष निगाह रहनी चाहिए। अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मदिरा निर्माण और मधुशालाओं पर कठोर नियंत्रण की बात कही है। शराब विक्रय के लिए आबापाशी लेना ज़रूरी था। आबापाशी क्या है? एक तरह का लाइसेंस है। आज भी जैसे अगर किसी को लिकर शॉप खोलनी है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, उसी तरह से कुछ ये था कि आबापाशी एक वर्ड हमको याद रखना है, लेकिन लाइसेंस, क्योंकि हमसे लाइसेंस नहीं पूछेगा वर्ड। एग्ज़ाम में अगर आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या पीजीटी दे रहे हैं तो उसमें पूछेगा। तो शराब विक्रय के लिए क्या लेना पड़ता था हमको? आबापाशी लेना पड़ता था। कौटिल्य ने मोतियों के भी कई प्रकार बताए हैं और वन संपदा का भी विस्तार से वर्णन किया है। भीर टीला तक्षशिला में है और हस्तिनापुर, यहाँ से उत्खनन से कई प्रकार के बहुमूल्य आभूषण मिले हैं और इस काल में उन्नत आभूषण उद्योग को ये दर्शाते हैं। वीए स्मिथ साहब बोलते हैं, मौर्य युग में पाषाण तराशने की कला पूर्णता प्राप्त कर चुकी थी। हालांकि एकदम सही बात है, हमने अशोक के जो अभिलेख देखे, जो उसके स्तंभ लेख देखे, वो एक काष्ठ में पत्थर पे बने हुए हैं और बहुत ही अच्छी पॉलिश की हुई है उस पर, तो इनकी बात एकदम सही है। मौर्य युग में पाषाण तराशने की कला पूर्णता प्राप्त कर चुकी थी और उस युग द्वारा ऐसी ऐसी कृतियाँ बनाई गई जो संभवतः 20वीं सदी में भी संभव नहीं है। ये स्टेटमेंट हमको याद रखना है। ये स्टेटमेंट जो है ये क्वेश्चन बनता है कई बार। राजकीय व्यय, अब हमने आय तो देख ली, जो इनकम हो रही है वो तो देख लिया, बट वो खर्च कहाँ कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कहाँ है उनका। तो राजकीय आय का एक बड़ा हिस्सा नौकरशाही को नकद वेतन देने में व्यय किया जाता था। अब क्योंकि अर्थशास्त्र में हमने ये देखा है प्रावधान कि जो भी नौकरशाही को जितना वेतन देना है वो नकद में ही देना है, मैक्सिमम नकद में ही देते थे। हालांकि एक जगह अर्थशास्त्र में हमको ये भी विवरण मिलता है कि भूमिदान देनी चाहिए वेतन की जगह, लेकिन कहीं पे भी हमको भूमिदान का ऐसा कुछ भी उल्लेख कहीं नहीं मिलता मौर्यकालीन इतिहास में। अगर हम देखें तो नकद वेतन दिया जाता था। अधिकतम वेतन जो है ये 48,000 पर्ण था और न्यूनतम 60 पर्ण वार्षिक था। तो 48,000 पर्ण किसको दिया जाता था? मंत्रिण को। मंत्रिण कौन है? जो युवराज हैं या जो सेनापति है या जो आपके रॉयल किंगडम से बिलोंग करते हैं, या पुरोहित, आचार्य और इस तरह से जो उच्च कोटि के जो कैबिनेट मिनिस्टर जिसकी मैंने बात की थी वो हैं। इसके बाद मंत्री परिषद को दिया जाता था कितना? 12,000 पर्ण वार्षिक। मंत्री परिषद को 12,000 पर्ण वार्षिक मिलता था। इसके अलावा हमने 26 अध्यक्ष की बात की थी, उनको 1,000 पर्ण वार्षिक था उनकी जो सैलरी थी। और ये जो 60 पर्ण वार्षिक है ये सबसे निम्न कोटि का जो अधिकारी है या जो निम्न कोटि के जो कर्मचारी हैं, सबसे नीचे तबके के जो कर्मचारी हैं, उनको 60 पर्ण वार्षिक दिया जा रहा है, या फिर आप कह सकते हैं 5 पर्ण उनको महीने में दिया जा रहा है। इसके अलावा जो मौर्यकालीन पैदल सेना थी उसके वेतन पर लगभग 30 करोड़ का खर्च होता था। 30 करोड़ का खर्च लगभग सेना पे हो रहा है। और नौकरशाही जो उनकी इतनी कैबिनेट है, मंत्री परिषद है, अध्यक्ष हैं इतने सारे, और भी बहुत सारे अधिकारी जिसकी हमने बात की थी, जैसे रज्जुक हैं या प्रदेष्टा हैं, इन सब गोपा है, इन सब के ऊपर खर्च होके काफ़ी इनका खर्चा जो है वो नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ज़्यादा खर्चा था। इसके अलावा देव पूजा और पूजा वेतन। देव पूजा जो है राज्य द्वारा शिक्षा पर किए गए जाने वाले खर्च को बोला गया है देव पूजा, यानी कि शिक्षा के ऊपर भी खर्च करते थे। पूजा वेतन बोला गया है शिक्षकों को राज्य से प्राप्त वेतन, यानी कि जो टीचर्स की जो सैलरी थी उसको बोला गया है पूजा वेतन। व्यापार, ट्रेड एंड कॉमर्स की जो हम बात करते हैं तो ट्रेड की बात करते हैं। मौर्य सम्राटों ने सड़कों के निर्माण तथा एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना कर भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार को प्रोत्साहन दिया। उन्नत आवागमन व्यवस्था के कारण ही अशोक स्वयं 256 रातें धम्म यात्रा में बिता पाया था। अब ये 256 रातें जो धम्म यात्रा में उसने बिताई, इसका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? उसके एक अभिलेख में मिलता है। कहाँ पे मिलता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने इसको पढ़ाया हुआ है कि 256 रातें उसने बिताई। जब हमने अशोक एंड बुद्धिज्म पढ़ा था उस वाले लेक्चर में मैंने इसकी चर्चा भी की थी कि यूपी में एक अभिलेख मिला है, उस अभिलेख का आप नाम मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। व्यापार जो है ये राज्य के नियंत्रण में था, यानी कि डायरेक्ट अंडर कंट्रोल। इसके लिए अलग से विभाग था और
उसमें जो अधिकारी था उसका नाम था पाण्याध्यक्ष। पाण्याध्यक्ष नाम के अधिकारी के अधीन व्यापार था राज्य के नियंत्रण में। इस समय भारत का व्यापार सीरिया, मिस्र, फारस की खाड़ी तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। चीन, नेपाल और लंका जैसे पड़ोसी देशों से भी व्यापार था, और ये व्यापार जलमार्ग से भी होता था और ये व्यापार स्थल मार्ग से भी होता था। तो जल मार्ग से होने के लिए जो इनका क्षेत्र आपने देखा, मौर्य एम्पायर इतना बड़ा है कि इसमें ईस्टर्न साइड पे भी आपको सी मिलता है और वेस्टर्न कोस्ट पे भी आपको सी मिल जाता है, यानी कि आपको पूर्वी क्षेत्र में भी समंदर दिखता है और पश्चिमी तट पे भी है। तो पश्चिमी तट पर कुछ प्रमुख बंदरगाह थे और सबसे ज़्यादा जो इनका ट्रेड होता था, जो सबसे ज़्यादा जलमार्ग से जो होता था, वो 2 बंदरगाहों से सबसे ज़्यादा होता था। एक तो है मृगुकच्छ जो कि है आपका गुजरात में, और दूसरा है पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति। ये ताम्रलिप्ति है बंगाल में, और ये ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है ये इतना महत्वपूर्ण है कि अंग्रेज़ों के समय तक इसकी महत्वता बनी रहती, बहुत ज़्यादा यहाँ से व्यापार चलता रहता है अंग्रेज़ों के समय तक। तो ये प्राचीन भारत में भी महत्वपूर्ण था। और मृगुकच्छ जो है इसका आधुनिक नाम है भरोच। आपने सुना होगा नाम भरोच। तो यहाँ से प्रश्न भी बन जाता है, मृगुकच्छ छोटा सा है। सोपारा जो है ये महाराष्ट्र में है, और सिंध के मुहाने पर स्थित है बारबैरिकम। ये 3 पश्चिम तट पर प्रमुख बंदरगाह थे। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति था और दक्षिणी में मुजिरिस था। थोड़ा सा छुप गया है, मुजिरिस। ये मुजिरिस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी हम चर्चा करेंगे जब प्राचीन भारत में और कुछ कभी पढ़ेंगे, चोल वंश या नीचे जो पांड्य वंश, संगम वंश जब पढ़ेंगे तो मुजिरिस का जिक्र आएगा। आयात करते थे ये लोग सोना, कीमती वस्त्र, मीठी शराब। निर्यात करते थे हाथी दांत, मोती, कछुए, सीपियाँ, नील, बहुमूल्य लकड़ियाँ और वस्त्र। कुछ देशों से कुछ ऐसी चीज़ मंगाया करते थे जो उस देश से हमेशा वही चीज़ आती थी। जैसे चीन से चीनपट। चीनपट मैंने आपको बताया रेशम का कपड़ा था, रेशम बोल सकते हैं, रेशम का कपड़ा तो नहीं, रेशम ही था। और लंका से मोती मंगाया करते थे, नेपाल से चमड़ा, ईरान से कार्दमिक। अब ये कार्दमिक क्या है? कार्दमिक भी एक तरह का मोती है, और ये मोती जो है ये ईरान में एक नदी बहती है जिसका नाम है करदम। ईरान में करदम नदी से जो मोती निकाला जाता है उसको कार्दमिक बोलते हैं। तो ये कार्दमिक मोती मंगाते थे। अब ये मोती जो है ये आयात भी कर रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं। तो मोतियों की बहुत अलग अलग किस्में हैं, और मैंने पहले बताया अर्थशास्त्र में मोतियों के बारे में बताया हुआ है, कौटिल्य ने बहुत ज़्यादा तरह के मोती बनाए। तो ये आयात निर्यात दोनों होता था इसका। अब ये होता था जो आपने देख लिया कि किस तरह से जल मार्ग है, लेकिन आंतरिक जो व्यापार हो रहा है, जो अपने इनके एम्पायर के अंदर ही हो रहा है, वो किस तरह से होता है। उसमें बहुत सारे हाईवे बनाए थे, एक तरह से राजमार्ग जिसको हम बोलते हैं। तो प्रथम मार्ग है ये उत्तरापथ, ये दिख रहा होगा आपको हरे से, यहाँ से ये जा रहा है, ये उत्तरापथ है। ये चल रहा है बंगाल से, और उत्तरापथ इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसकी लंबाई करीब करीब 1500 कोस बताई गई है। 1500 कोस। और इसमें बहुत ज़्यादा जो नगर हैं, जो प्रमुख नगर हैं वो स्थित थे। जैसे चंपा है, पाटलिपुत्र है, राजगृह, कन्नौज, कौशाम्बी से लेके तक्षशिला तक जा रहा है, और ये गांधार तक पहुंच गया है। तो ये जितना भी ये रोड है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था। ये पुष्कलावती तक गया हुआ है। तो पुष्कलावती क्या है? पुष्कलावती एक वो नगर है जिसको कहा जाता है, जिसकी मान्यता ये है कि प्रभु श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कल ने इस नगर का निर्माण किया था, इस नगर को बसाया था। तो ये पुष्कलावती तक जाता है। और पुष्कलावती का आधुनिक नाम क्या है? पुष्कलावती का आधुनिक नाम है चारसड्डा। तो ये महत्वपूर्ण भी है, कई बार एग्जाम में आधुनिक नाम ज़रूर पूछ लेते हैं। आधुनिक नाम है चारसड्डा। और ये इस उत्तरापथ की अगर हम इतिहास को देखें तो उत्तरापथ को आगे चल के शेरशाह सूरी ने इसी पूरी रोड को, इसको थोड़ा सा उसने सराय वराय बनवाई और दोनों तरफ पेड़ पौधे लगाए और इसको बोला सड़के आज़म। सड़के आज़म। इसी के बाद
जहांगीर आता है और जहांगीर ने भी इसी सड़क पे, इसी रोड पे थोड़ा बहुत कुछ कार्य कराए और उसने इसका नाम दिया बादशाही रोड। बादशाही रोड। इसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं और यहाँ पे इसी रोड को, इसी हाईवे को थोड़ा सा रेनोवेट कर देते हैं और पूरा क्रेडिट ले लेते हैं कि उन्होंने बना दिया ग्रैंड ट्रंक रोड। तो अगर आप देखें कि ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई किसने है एक्चुअल में, तो इसका एक इतना लंबा चौड़ा इतिहास है जो करीब 2500 साल पुराना है। और ये रोड बनी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और आज के समय में हम इसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, जिसको प्राचीन भारत के इतिहास में अगर हम देखें तो उत्तरापथ बोला गया है। दूसरा मार्ग है पश्चिम में पाटल से लेके पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ से मिलता था। अब ये पाटन कुछ यहाँ कहीं सिंध के पास है और यहाँ से ये आता था और ये कौशाम्बी में आके मिल जाता था। ये दूसरा इनका हाईवे हो गया, मतलब NH1 NH2। इसके बाद आता है तीसरा मार्ग जिसको बोला गया है दक्षिणापथ। ये है प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान से लेके महाराष्ट्र में है, प्रतिष्ठान साउथ में, प्रतिष्ठान से लेके ये नॉर्थ में श्रावस्ती तक है, और ये श्रावस्ती दिख रहा है, ये यहाँ तक है ये। और इस पर बहुत सारे महत्वपूर्ण नगर हैं, जैसे उज्जैन आ गया इस पे विदिशा आता है। और कौटिल्य के अनुसार उत्तरापथ की अपेक्षा ये वाला जो मार्ग था, जो दक्षिणापथ है, वो ज़्यादा लाभदायक था। वो इसलिए लाभदायक उसने बोला है क्योंकि जो दक्षिणापथ है वहाँ से बहुत सारे बहुमूल्य चीज़ें प्राप्त होती थी, जैसे मणि हैं, हीरे हैं, शंख हैं, ये सब चीज़ें दक्षिण से प्राप्त होती थी। तो इसलिए कौटिल्य ने इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बोला है। चौथा मार्ग जो है वो है भृगु कच्छ से लेके उज्जैन होते हुए मथुरा तक जाता था। अब ये है भड़ोच, आपका गुजरात के एकदम सदर्न पार्ट पे है, और खंबात की खाड़ी है यहाँ नीचे। तो खंबात की खाड़ी से कुछ भी अगर निकल रहा है तो वो कहाँ जाएगा, भृगु कच्छ होते हुए वो जाएगा उज्जैन होते हुए मथुरा। ये तो इस तरह से इनका पूरा एक जाल बिछा हुआ था व्यापारिक मार्गों का। कौटिल्य ने बताया है कि जो व्यापार स्थल मार्ग से किया जाता था उसकी अपेक्षा नदी मार्गों द्वारा किया गया व्यापार अधिक सुरक्षित था, क्योंकि वहाँ पे चोरों और डाकुओं का भय कम था। अब ये आज के लेक्चर का अंतिम भाग है, इनकी अर्थव्यवस्था पे जो मुद्रा पद्धति है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था को जानने के लिए उसकी मुद्रा को अगर हमने समझा अच्छे से तो बहुत ज़्यादा समझ में आता है। और मुद्रा पद्धति हमने सल्तनत कालीन इतिहास की भी पढ़ी थी। तो मौर्य काल में जब हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत में, तो बुद्ध काल पे ही हमको आहत मुद्राएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। और मैंने इस सीरीज़ की जो श्रृंखला मैंने शुरू की थी प्राचीन भारत की, उसमें जो मेरा तीसरा लेक्चर था जिसमें मैंने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात की है, उसमें मैंने बताया था आपको कि मुद्रा जो मिलती है हमको वो एक स्रोत के रूप में हम उसको अध्ययन करते हैं इतिहास को पढ़ने के लिए, क्या क्या उसमें हमको फ़ायदे होते हैं। और भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक जेम्स प्रिंसेप को बोला गया है, ये भी मैंने आपको बताया था, जस्ट रिवीजन कर सकते हैं इससे। तो जेम्स प्रिंसेप नाम याद रखना है, भारतीय मुद्रा शास्त्र का जनक बोला गया है इनको। और मौर्य काल में आते आते व्यापार वाणिज्य में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था, और प्रथम बार आहत मुद्रा निर्माण कार्य जो है ये राजकीय नियंत्रण में आ गई थी। अब ये आहत मुद्रा जो है ये नाम किसने दिया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम पंचमार्क कॉइन भी बोलते हैं, और पंचमार्क कॉइन नाम दिया है जेम्स प्रिंसेप ने, लेकिन आहत मुद्रा नाम दिया है इनको VS अग्रवाल साहब ने। वासुदेव शरण अग्रवाल सर हैं, इन्होंने आहत मुद्रा पहली बार प्रयोग किया था, नाम यूज़ किया था। जेम्स प्रिंसेप ने उसी को पंचमार्क कॉइन बोला है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है भारतीय इतिहास में कि आहत मुद्रा का निर्माण कार्य है वो राजकीय नियंत्रण में आ जाता है, यानी कि डायरेक्ट अंडर स्टेट कंट्रोल आ जाता है जो भी निर्माण हो रहा है। अभी तक इससे पहले जो भी मुद्रा निर्मित होती थी वो राजकीय नियंत्रण में नहीं थी। तो इसके लिए इन्होंने एक अलग से अधिकारी भी रखा जिसका नाम है लक्षणाध्यक्ष। इसको मुद्रा विभाग का प्रमुख नियुक्त किया। मुद्रा परीक्षण करने वाला अधिकारी बोला जाता था रूपदर्शक। अब ये रूपदर्शक बोला क्यों जाता था, क्योंकि अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र में मुद्राओं के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है वो हुआ है रूप। तो वहाँ पे मुद्रा प्रयोग नहीं हुआ, रूप प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया रूपदर्शक, क्योंकि ये इसका निरीक्षण कर रहा है। अब मौर्य युगीन सिक्के जो थे ये दो प्रकार के थे, पहला है कोष प्रवेश्य और दूसरा है व्यवहारिक।
अब ये कोष प्रवेश नाम से ही समझ में आता है कि कोष में जिसका प्रवेश जिसको मिला हुआ है वो है। और ये वो सिक्के थे जिनसे राजकीय कर यानी कि टैक्स जमा किया जा सकता था, खरीदारी की जा सकती थी, और ये एक तरह से प्रमाणिक माने जाते थे, इसलिए इसको लीगल बोला गया। लीगल टेंडर बोल सकते हैं हम, लीगल टेंडर थे, प्रमाणिक माने गए थे टैक्स जमा करने के लिए, खरीदारी करने के लिए, और एक तरह से हम बोल सकते हैं ऑफिशियल यूज़ के लिए जितना भी काम होता था, ऑफिशियल यूज़ जिन सिक्कों से होता था वो ये थे कोष प्रवेश से। दूसरे हाथ पे हमको मिलते हैं व्यावहारिक। तो व्यावहारिक वो सिक्के हैं जो साधारण लेन देन में प्रयुक्त किए जाते थे, और इनको हम एक तरह से टोकन मनी बोल सकते हैं, टोकन मनी बोल सकते हैं, कॉमन यूज़ बोल सकते हैं, कॉमन पीपल इसको यूज़ करते होंगे आपस में, तो कॉमन यूज़, या ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, ऑर्डिनरी सिक्के। तो इस तरह से हमको दो प्रकार के सिक्के मौर्य युगीन अर्थव्यवस्था में देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो व्यावहारिक हैं ये कुछ ऐसे सिक्के हैं जो मतलब अगर किसी के पास घर में धातु पड़ी है और वो लेके जाए किसी मुद्रा उसके पास जो सिक्के ढालता है, तो वो अपने इस धातु से सिक्के बनवा सकता था। स्वर्ण और निष्क बोले गए हैं सोने के सिक्कों को। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं इस पूरी स्लाइड से। ये देखिए इनकी आहत मुद्राएं हैं, पंच मार्क कॉइन है, और ये पंच मार्क इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आकृति को पंच करके मार्क किया हुआ है। चांदी के सिक्कों को सिक्के जो थे वो करशापण थे, पड़ थे और धरण थे। माशक और काकड़ी तांबे के सिक्के थे। ये काकड़ी जो है छोटा सिक्का है तांबे का बहुत, और पण जो है इस काल में सर्वाधिक प्रचलित था जो कि 49 ग्रेन का होता था। और हमने देखा भी कि किस तरह से जो सैलरी वगैरह हैं वो सब पण में बताई गई हैं, 48,000 पण या 12,000 पण। तो इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ यहाँ पे, जिसमें हमने मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पढ़ ली है। अब हमारा मौर्यकालीन जो इतिहास है उसमें केवल एक लेक्चर बचा है जिसमें हम उनके सामाजिक जीवन को पढ़ेंगे, उनके धार्मिक जीवन को जानेंगे, और इसके बाद मैं मौर्य साम्राज्य का जितना भी ये श्रृंखला जो शुरू हुई थी वो समाप्त करूँगा, और प्राचीन भारत इतिहास की भी श्रृंखला यहीं पे रोक रहा हूँ क्योंकि मैं आधुनिक भारत इतिहास की श्रृंखला शुरू करने वाला हूँ। तो यदि आप अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। तो मिलता हूँ मैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।